कितने सच्चे मोदी के आंसू। ये आंसू कितने सच्चे हैं। वोट मांगते समय गंगा के किनारे देश की जानी मानी पत्रकार के साथ बात करते हुए भावुक हो जाना। भावुक हो जाना वैसे तो अपने वश में नहीं होता, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे कलाकार हैं जो कभी भी भावुक भी हो सकते हैं, कभी भावुक कर दे भी सकते हैं, कभी हंसने लग जा सकते हैं, कभी हंसाने लग जा सकते हैं, कभी वो कोसते हैं किसी को, कभी किसी और को, कभी वो गुस्सा दिखाते हैं विपक्ष पर कि सब लोग देशद्रोही हो गए, और कभी वो गुस्सा दिखाते हैं देश के अल्पसंख्यकों पर। जितनी बार वो भाषण दें, जितनी बार वो आए, जनता के बीच जाएं, उनके शब्दों के मायने अलग होते हैं, उनके आंसुओं के मायने अलग होते हैं। क्या नरेंद्र मोदी के ये आंसू सच्चे हैं? आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं उस बहुचर्चित इंटरव्यू की। नमस्कार हरिशंकर जोशी। नमस्कार सर, प्रणाम सर, आपका सभी बहुत दर्शकों बहुत को स्वागत प्रणाम। है। हम चर्चा कर रहे हैं उस इंटरव्यू की जिसमें जो गंगा किनारे दी गई रूबिका लियाकत, बहुत मशहूर एंकर, उनके साथ बात करते हुए जो उनके आंसू गिरे हैं, उस पर प्रतिक्रिया आ रही है कि ये आंसू राहुल गांधी के बताए हुए आंसू हैं जो प्रकट हुए हैं। राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा था कि चुनाव के दौरान सारे अस्त्र शस्त्र आजमाएंगे नरेंद्र मोदी, उनमें आंसू भी होंगे, वो रोएंगे। उन्होंने कहा था आंसू बहना ही नहीं, उन्हें रोते हुए उन्होंने कहा, यानी और एक आध दृश्य आना बाकी है या जिसमें वो फूट फूट कर रोते हुए भी दिख सकते हैं। हम आंसुओं का मजाक बनाना नहीं चाहते, हम आंसुओं की सच्चाई, उसमें निहित दर्द, उसको समझना चाहते हैं। क्योंकि आंसू तो उसके बहुत मायने होते हैं। खुशी में भी आंसू गिरते हैं, गम में भी आंसू गिरते हैं, गुस्से में भी आंसू गिरते हैं, मोहब्बत में भी आंसू गिरते हैं। आंसू तो बहुत तरह से होते हैं, उसको तरह तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बाइट के साथ हम आना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने एक बार कुछ कहा था और फिर नरेंद्र मोदी जो उसका अनुकरण कर रहे हैं। हम एक बार सुन लीजिए। देखते हो घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में आंसू निकल आए। कोई गलती ना हो जाए। दूसरा, मेरे मन में भाव रहता है हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया। ये आंसू वाले वो क्षण हैं, मकसद भी सिर्फ आंसू दिखाना था। और एक ये जो पूरा संदर्भ है, इसमें नरेंद्र मोदी जी चर्चा कर रहे हैं कि जब वो रहते थे बचपन में वडनगर वाले घर में, तो उनके आसपास मुसलमान रहा करते थे, मुस्लिम परिवार रहा करते थे। वो ताजिए में भी जाया करते थे, वो त्योहार भी मनाया करते थे, और हर त्योहार में मुस्लिम परिवार से उनके घर खाना आ जाता था। ये तमाम बातें वो कहते हैं। लेकिन इस पर एक आप सबको पता है कि मधु किश्वर एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो ट्वीट करती नजर आती हैं, और उन्होंने इस पर एक ट्वीट किया है जिसको हम दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी जहां रहते हैं
और जहां दावा रहते थे, जहां दावा करते हैं कि मुस्लिम परिवार के बीच उनका नाता था, उस पर क्या कह रहे हैं। देखिए, मधु पूर्णिमा किशोर लिखती हैं कि मैं 2013 में मोदी जी के गांव वडनगर गई थी और पूरा दिन वहां बिताया, पड़ोसी घरों से बातचीत की, उनके स्कूल टीचर से भी इंटरव्यू लिया। जहां तक मुझे याद है, मोदी जी के मोहल्ले में मुझे एक भी मुसलमान घर नहीं दिखा, एक भी बुर्के वाली महिला नहीं दिखी। ये उस बात के जवाब में है जो एक व्यक्ति ने रूबिका लियाकत और नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को ट्वीट करते हुए लिखा था, कोट किया था नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि मेरे घर के अगल बगल सारे मुस्लिम परिवार हैं, हमारे घर में ईद भी मनती थी और भी त्योहार मनते थे, मेरे घर में ईद के दिन खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपल्सरी होता था कि ताजिए के नीचे से निकलते थे, हमें सिखाया गया। इस तरह की बातें जब इसके जवाब में मधु किश्वर ने लिखा कि वो गए थे और उन्होंने देखा था 2013 में कोई मुस्लिम परिवार उनके पड़ोस में है ही नहीं। तो अब बात यह है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी को ये बताने की क्या जरूरत पड़ रही है। और भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, पहले हमें बदनाम किया गया, 2002 के दंगों के बाद से हमें बदनाम किया गया, ऐसी बातें कर रही हैं। प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी जी को यह विश्वास दिलाने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, मुसलमानों से बहुत प्यार करते हैं, मुसलमानों के साथ घुल मिलकर रहते आए हैं। ये बात 20 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके व्यक्ति को बतानी पड़ रही है कि हम मुसलमानों के साथ प्यार करते हैं। तो संजीव कौशिक जी, आज मैं आपके पास पहले आना चाहता हूं कि ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ गई है नरेंद्र मोदी जी को, आंसू गिराने पड़ रहे हैं, बताना पड़ रहा है कि मुसलमान हमारे हैं। जी, ये वो व्यक्ति कह रहा है जो इसी चुनाव के मंच पे खड़े होकर सरेआम कहता हो कि तुम्हारे गहने बेच करके वो 14 बच्चों वालों के बीच में बांट दे। जो हिंदू मुसलमान कर रहा है वही व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है। कई लोग इसे घड़ियाली आंसू कहते हैं, कई लोग इसे मगरमच्छ की आंसू कह सकते हैं। आंसू की कीमत होती है प्रेम कुमार जी। आंसू जब निकले दिल से तो निश्चित तौर पे उसका मर्म समझा जाना चाहिए, दिल का दर्द समझा जाना चाहिए। लेकिन जब रूबिका के कैमरे के सामने भी आंसू निकल जाए, श्वेता के सामने भी आंसू निकल जाए, इंडिया टीवी की मीनाक्षी के सामने भी यदि आंसू निकल जाए, तो निश्चित तौर पे कैमरे के सामने निकला हुआ आंसू किसी कीमत के लायक नहीं है। ये घड़ियाली आंसू ही है। ये उस बेशर्म शासक जो सत्ता के लिए, ये शब्द थोड़ा सा कड़ा हो सकता है लेकिन कोई इसमें गुरेज नहीं है, क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हमने अपना बाप नहीं चुना है, हमने एक नेता चुना है, वोट हमने भी दिया है। यदि आपसे किसी बात पे असहमति होगी तो हम कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल करेंगे। हमने आपको रोने के लिए नहीं चुना है। हमें याद है कि जब नोटबंदी की गई थी, खड़े होकर के वो आंसू टपकाते हुए दिखे थे और कहते कि वो लोग हमें नहीं छोड़ने वाले, मार डालेंगे। हमने एक इतना कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चुना कि किसी और के बारे में वो बात करेंगे कि मार डालेंगे। और उन्होंने कहा था तपस्या में कोई कमी रह जाए, कोई बात में कमी रह जाए तो 50 दिन का समय दे, चौराहा आप तय करेंगे, उस चौराहे पे हम मिलेंगे। हिंदुस्तान की जनता आज भी उस चौराहे पे खड़ी उनका इंतजार कर रही है कि एक बार उस चौराहे पे आए। बर्बाद कर दिया देश के लोगों को, गरीबों को बर्बाद कर दिया, मझोले उद्योगपतियों को बर्बाद कर दिया, काम करने वाले लोगों को बर्बाद कर दिया। घर की महिलाओं के गहने बिक गए, घरों के पैसे बिक गए। 100 रुपए या 1000 रुपए को सरेआम लोग 800 रुपए में, 700 रुपए में लोगों ने चलाया। किसी की, और बड़े पैसे वाले कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो वाकया था उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सारे पैसे बच गए और तमाम विपक्षी पार्टियों के पैसे पकड़े जा रहे थे, सामने दिखाई दे रहा था। ये वो सत्ता में रहने वाले लोग हैं जिनकी आंखों में आंसू देख करके हम पिघल जाए, देश की जनता पिघल जाए।
आप जब गंगा जी के किनारे जाते हैं तभी क्यों रोते हैं? लोग जानते हैं कि आपके आंखों के आंसू जो है वो किसी कीमत के लायक नहीं है। जब आप अपने माँ से मिलने जाते हैं, हम भी माँ से मिलने जाते हैं, 8-10 कैमरे लेके जाते हैं माँ से मिलने, 500 रुपए का नोट वो निकाल के देती है, आशीर्वाद के तौर पर आप देते हैं और पूरे हिंदुस्तान को दिखाते हैं। जब आप चले जाते हैं हिमालय के कंदराओं में चले जाते हैं, भगवान के शरण में जब जाते हैं तो भगवान के मूर्ति के पीछे कैमरे वाले दिखाई देते हैं ताकि भगवान के चेहरे से पहले आपका चेहरा दिखाए। उस समय भी आपके आंखों में आंसू डबडबाते हुए दिखाई देते हैं। सवाल यह है कि क्या हम इस तरह के किसी अभिनेता को चुन लिया, हमने गलती कर दी? आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे किन मुद्दों पे बात करने के लिए कहा जा रहा है? आपको इसलिए लोग वोट दें क्योंकि माँ गंगा ने आपको बुलाया है? किसने नहीं बुलाया आपको? आप किसके औलाद नहीं है ये जरा बता दें। पठानों के औलाद हैं आप, पंजाबियों के औलाद हैं, बिहारियों के हैं, कलकत्ता के, बंगालियों के हैं। जिस स्टेट में जाते हैं उस स्टेट से आपको घर लाता। मजे की बात तो ये कि बंगाल में जाने के बाद में उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं पिछले जन्म में मैं यहाँ पैदा हुआ या नहीं हुआ, इस जन्म में पैदा होऊंगा नहीं हुआ हूं, शायद अगले जन्म में मैं पैदा होने वाला हूं, इसलिए यहां से लगाव होता है। एक बातूनी आदमी को लोगों ने चुन लिया। काम करने वाले लोग बातें नहीं बनाते हैं, काम करने वाले लोग चुप होके रिजल्ट देते हैं। आपको जिस मुद्दे पर बोलना चाहिए, भारत के इतिहास में इतना कमजोर प्रधानमंत्री नहीं देखा हमने कि 10 साल बीत गए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस झेलने की हिम्मत नहीं रखता हो, एक तरफा टीवी पे बात करता हो, एक तरफा रेडियो पे बात करता हो। और समा हुआ वो व्यक्ति जो इंटरव्यू लेने वाला है, चाहे वो स्टूडियो में हो या गंगा के किनारे हो, कभी उसके चेहरे पर का भाव देखेंगे, लगेगा कि वो कृतज्ञ होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी हिम्मत नहीं है कि आंखों में आंखें डाल करके विपरीत परिस्थितियों वाले सवाल पूछ ले। सवाल के जवाब और सवाल पहले से तय किए रहते हैं, वो लिस्ट सामने पड़ी होती है। हमने देखा है, देश के प्रधानमंत्री की बात छोड़ दे, 1 और 2 नंबर के लोगों की बात हमने देखा है। 2 नंबर वाले किसी कॉन्क्लेव में मैंने देखा कि सारे सवालों के जवाब पहले से तय थे और वो देख करके दे रहे थे, सवालों के जवाब दे रहे थे, और उसके बावजूद भी झिड़की लग रही थी, एंकर की सिट्टी पिट्टी बीच में गुम हो जाती थी। जब आप बिकेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं बचेगी, तो इसी तरह से तमाशाई बन के देखते रहेंगे और कुछ नहीं बोल पाएंगे। किसी की हिम्मत है पूछने के लिए कि देश में इतनी गरीबी क्यों है? किसी की हिम्मत है इसमें पूछने के लिए कि आपने कहा था किसानों के बारे में क्या, किसानों की आय के बारे में क्या दुगुनी हो गई क्या? किसी की है हिम्मत आप पूछ ले कि एक बार आपने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे चलेंगे? कौन से हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? किसी भी पत्रकार के मुंह में इतनी हिम्मत है और चेहरे पर इतना रौनक आपको दिखाई देता है कि पूछे कि 100 स्मार्ट सिटी छोड़ दीजिए, मुझे 50 ही दिखा दीजिए आप, वो नहीं बात करेगा उस पर। वो तमाम वो फाइलों में जो आंकड़े गुलाबी दिखाई देते हैं, वो फाइलों की बात करेंगे, वो आंकड़ों की बात करेंगे, वो जीडीपी की बात करेंगे, लेकिन सड़क पर बिलबिलाते हुए उस मजदूर के बारे में बात नहीं करेंगे जो आज भी नौकरी के लिए दर दर ठोकर खाता हुआ दिखाई देगा आपको। बेरोजगारी की बात करेंगे, वो कहेंगे कि हमने इतने पैसे दे दिए, लोग अभी तक ईपीएफ का वो उदाहरण दिखाना शुरू करेंगे कि कितने लोगों ने इसमें ज्वाइन किया, कितने लोग कैसे कैसे आ गए। जाहिर सी बात है कि ये लोग कमाते हैं तभी ये पैसा देने की बात करते हैं। हम तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं? क्या रोजगार करने के लिए पढ़ाते हैं? क्या पकौड़े तलने के लिए पढ़ाते हैं? बड़े गर्व से वो कहते हैं कि आपने पढ़ लिख लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी ही चाहिए आपको। तो साहब ठीक है, नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा इसलिए भी नहीं पढ़ाते हैं कि उसको ठेले और रेहड़ी पर स्टार्टअप के नाम पर उसके जीवन को नर्क बना के छोड़ दे, वो घूमना शुरू कर दे। हम अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि राष्ट्र के उन्नति में उसका भी योगदान हो, इसलिए हम अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। हम इसलिए बेहतर पढ़ाते नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश मॉडल पूरे हिंदुस्तान में, किसी पत्रकार में इतनी हिम्मत है कि पूछे कि जिस उत्तर प्रदेश के मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं, 11 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई है। आपको मैनिफेस्टो में लिखने की नौबत आ जाती है कि इसके बाद परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक नहीं होंगे। ये हिंदुस्तान के हालात है, ये आपके मैनेजमेंट की स्थिति है, और इसके बावजूद भी आप आंखों में आंखें डाल करके गंगा माँ ने बुलाया, डुबकी लगा लीजिए उसी में। हमें कोई एतराज नहीं है ये बात कहने में कि आप उसी में डुबकी लगा लीजिए और छोड़ दीजिए, कम से कम हिंदुस्तान को उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दीजिए। हमें ऐसे बातूनी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें काम करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। जब लगातार उन बच्चों से पूछ लीजिए जिन बच्चों के परीक्षा कैंसिल हुए हैं, जिन बच्चों ने लगातार मेहनत करके अपने कहीं कहीं से पैसे का व्यवस्था करके उन्होंने पढ़ाई की, वो धक्का खाता हुआ गया, एग्जाम देकर के वापस आया, शाम में पता चलता है कि इतनी कड़ी मेहनत, इतने कड़े परिश्रम के बावजूद जो परीक्षा दे के आया है उसके पेपर लीक हो गए। अब नहीं छोड़ेंगे उनको, हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ते हैं, घर में घुस के मारते हैं। किसको घर में घुस के मारते हैं? एक अभिनंदन को लाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में डंका बजाते हैं, लेकिन 40 सैनिकों की शहादत को आप भूल जाते हैं। उसी सैनिकों की तस्वीरें लगा के बेशर्म जैसे बन के आप वोट मांगते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था ना, लोगों ने देखा था। इस बार भी कमोबेश यही करने की कोशिश की जा रही है।
भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, अरे हेमराज का एक सर के बदले 10 सर लाने वाले थे ना। बता दें उदाहरण के तौर पर कितने सर लाए। अरे आपने तो पठानकोट से आईएसआई को बुला दिया हिंदुस्तान में क्लीन चिट देने के लिए, और वो खुद को क्लीन चिट देकर चला गया। आप मुस्कुराते रह गए। जिसपे आंखें लाल पीली करनी है, आज भी जाकर के देखिए, आंकड़े बताएंगे आपको, एक्सपर्ट बताएंगे कि कितने जमीनों पर कब्जा किए चीन बैठा हुआ है। गलवान का एक्सीडेंट, उस पर वो बात नहीं करेंगे वो। तो एकदम फरेबी, झूठ और मक्कारी से सत्ता हासिल किए हुए व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, और उसके आंखों में आंसू देख करके मेरा तो मन नहीं पड़ सकता। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो लोग इस तरह की बातों पर यकीन रखते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि जिसके सामने, जो हमारे सामने खड़ा है, वो अव्वल दर्जे का अभिनेता है, वो अभिनय कर रहा है, वो उसको आपकी तरक्की से कोई मतलब नहीं। गरीबों की हकमारी कर दी गई। मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया, और सबसे ज्यादा मुझे दर्द है कि मैं जेएनयू के बगल में रहता हूँ। जेएनयू में साहब 80% एमफिल की सीटें कम कर दी गई, इसलिए चूंकि गरीबों के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। अमीरों के बच्चे की पढ़ाई आप खत्म करने वाले हैं। अरे वो यहां से जाकर के विदेश तक पढ़ लेता है, उसकी पढ़ाई खत्म नहीं करेंगे। गरीबों के बच्चे पढ़े भी ना, ये चाहते हैं। बगल में आईआईटी है, 120% उसकी शुल्क बढ़ा दी गई। किसी पत्रकार में इतनी हिम्मत है कि देश के प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल करके ये पूछे कि गरीबों के बच्चे कहां पढ़ेंगे? नहीं पूछेगा कोई नहीं पूछने वाला है। ये सब बिके हुए हैं, बिका हुआ ये कलम है, इनकी कलम बिकी हुई है। और ये जो सामने बैठ करके जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग बैठ के बहा रहे हैं, कहीं कोई सहानुभूति नहीं प्रेम कुमार जी। ये नाटक नौटंकी तमाशा चलता रहेगा। देश की जनता को अपनी आंखों में आंसू ला करके इस बात को समझने की जरूरत है कि कितने बड़े छरिया से हम सामने आमना सामना हो गया और हमें छल दिया इन लोगों ने। क्या बोले, बहुत सारे गुस्से में बहुत सारी बातें बोल गया, लेकिन ये हमें कोई सहानुभूति नहीं है। ये बिल्कुल नौटंकी है। ये आंसू नहीं है। जब चाहे आंसू, अरे अभिनेता, ये ट्रेनिंग दी जाती है ना। हम तो कई लाफ्टर चैंपियन जैसे या फिर वो काव्य सम्मेलन जैसे शो का हिस्सा हम रहे हैं। उसमें लोगों को बताया जाता है कि कोई चुटकुला सुनाया जाए, कोई बात कही जाए, आपको हंसी नहीं भी आए तो आपको कैसे हंसना है, आपको मजा नहीं भी आए तो कैसे ताली बजाना है, चेहरे पर कौन सा भाव लाना है, कब, वो सिखाते हैं। उसके बाद में उसी तरह की भाव भंगिमा आती है। ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड चल रहा है। कब टपकाना है, गला कब रुक जाए, अरे काहे का गला रुक जाएगा, नहीं होता ऐसा। आंसू की कीमत इतनी आसान मत उसको बना दीजिए कि लोग उस पर भी यकीन ना करें। बात करते करते देश के लोगों के लिए यदि आंखों में आंसू आ जाते तो आपकी आंखों में तब भी आंसू आ जाने चाहिए थे, जब मणिपुर 2 महीने तक धू धू करके जलता रहा और 36 सेकंड में आप निपटा के सदन के गलियारे से निकल गए थे। इसी देश में लोगों ने देखा कि आपसे, आपके जुबान से सुनने के लिए कि कुछ बोले आप मणिपुर पर, लोगों को अविश्वास प्रस्ताव तक लाना पड़ गया था विपक्षी पार्टियों को, सिर्फ आपकी जुबान से मणिपुर के बारे में सुनने के लिए। वो उनकी आंखों में आंसू है। आपको आप जाके संदेश खाली में जाकर के आंसू बहाने लगते हैं और वहां जाकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। और बगल में सदन, संसद भवन के 500 मीटर की दूरी में महिला, देश की महिलाओं के साथ जिन्होंने आपके सर को गर्व से ऊंचा करके, उस महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बदसलूकी हो रही है, पॉक्सो 1 तक लग जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है और उसके बाद में गिरफ्तारी तक नहीं होती उस व्यक्ति की, और वहां तक आप एक शब्द उस पर बोलने के लिए आप राजी नहीं होते हैं। आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब झूठा, सब झूठा, सब झूठा। जी प्रेम कुमार जी। जी संजीव जी बहुत गुस्से में, और ये गुस्सा बहुत स्वाभाविक, आम आदमी के मन में यही गुस्सा उभर रहा है। देखिए, आंसू हमेशा आंसुओं को जन्म देते हैं, भावनाएं भावनाओं को जन्म देती हैं। जब नरेंद्र मोदी जी भावुक हो रहे होंगे तो सामने रूबिका लियाकत को भी भावुक होना, मैं सोचता हूँ स्वाभाविक होता है कि वो भी भावुक हो जाए। कि आंसू अगर गला रूंध रहा है तो रूबिका लियाकत की भी गला रूंध जानी चाहिए। लेकिन रूबिका लियाकत को भी पता है जो बात संजीव जी बता रहे हैं कि कौन सच्चे आंसू हैं और कौन झूठे आंसू हैं, कौन स्क्रिप्टेड आंसू हैं और कौन से आंसू सच्चे होते हैं। इसका एहसास रूबिका लियाकत को भी है। जो नतीजा है कि आंसू के बदले आंसू नहीं पैदा होते, और हमारे इसके बदले इसको देख करके देश में गुस्सा पैदा होता है, जो संजीव जी की जुबान से दिख रहा है। हमारी एक दर्शक ने लिखा कि हमें आंसू पोंछने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, आंसू गिराने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। ये बात हमारे दर्शक ने लिखा है, और ये बहुत सही बात है कि देश का प्रधानमंत्री आंसू गिराने वाला थोड़े चाहिए। भाई, जब पुलवामा हमला हुआ था
तो नरेंद्र मोदी जी ने आंसू गिराए थे क्या? नहीं, उन्होंने गुस्सा दिखाया था और बहुत वाजिब था। यह अलग बात है कि गुस्सा दिखाने में उनको कई घंटे लग गए। उस दिन तो उनकी शूटिंग चल रही थी, देर से आए थे दिल्ली, अगले दिन आए और अगले दिन सुबह में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब पहले बोल फूटे थे गोधरा पे, क्षमा कीजिए, पुलवामा पे। अब जोशी जी, आपके पास प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी को आंसू बहाने वाला हमें प्रधानमंत्री होना चाहिए या आंसू पोंछने वाला होना चाहिए, और इस बात का क्या अब वक्त भी रह गया है? अब तो चला चली की बेला है। जी देखिए, संजीव जी ने जो कहा वो अल्टीमेट है। हालांकि उस संजीव जी ने समग्र रूप से सारी बातें हमारे दर्शकों के सामने रख दी हैं। वो मणिपुर पर नहीं रोए, वो पहलवान बेटियों को जब सिर से बाल पकड़कर खींचा जा रहा था वो तब नहीं रोए, मणिपुर का मां उनके कभी मुंह से नहीं निकला, और बहुत सारी घटनाएं देश में ऐसी हुई हैं जब उनके आंसू नहीं निकले। जब पुलवामा हुआ था तब उनके आंसू नहीं निकले थे। ये बात प्रेम जी आप कह रहे हैं, वो शूटिंग कर रहे थे और उन्होंने सत्यपाल मलिक का फोन नहीं सुना था। उन्होंने कहा था ठीक है देखेंगे देखेंगे देखेंगे, जो भी मतलब सत्यपाल मलिक सब बता चुके हैं। तो ये सारी स्थितियां जो हैं वो दर्शाती हैं कि उनके जो आंसू हैं, अच्छा लोग कह रहे हैं मगरमच्छ के आंसू हैं। मगरमच्छ के आंसू ज्यादा कल्चर्ड होते हैं, लेकिन जब आदमी मोदी जैसे नेता, मतलब बहुत राजनेता जब आंसू बहाते हैं तो ये उसकी कीमत वसूल लेते हैं। नकली आंसू जो हैं वो बाद में बहाते हैं देश हित में, लेकिन वो पहले उसकी कीमत वसूल लेते हैं। उनके आंसू बिल्कुल ऐसे हैं जैसे रूम कूलर के आंसू। आप समझिए, रूम कूलर का पानी जिस तरीके से बहता है उसका पानी वहीं गिरता रहता है। और भूख, सूखा, गरीबी, बाढ़, दुर्घटनाएं, धार्मिक दंगे, जहां मौत की खबर आ जाए घर वाले बाद में रोते हैं, नेता पहले ही आंसू भीगा स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। मोदी जी तो उसमें नंबर 1 है। राहुल गांधी ने कहा था कि अभी कुछ दिन में ये रोकर भी दिखाएंगे, और वो रोकर दिखा दिया उन्होंने। और बड़े अचरज की बात है कि ये बिल्कुल भी इनको शर्म नाम की चीज नहीं है। वो जिन चीजों पर रोते हैं, जब रोते हैं, जहां रोते हैं, वो संदेश खली में जाकर अगर रोए हैं तो संदेश खली का तो सच सामने आ चुका है। मौत उनके लिए एक नुमाइश हो गई है। और नेताओं का तो मतलब ये पूछिए, नेता का मतलब आप मोदी मान लीजिए आज की तारीख में, क्योंकि सर्वमान्य नेता एक ही है, बाकी कोई नेता बचा नहीं है। तो इस मुल्क में आंसुओं से जो छपे नुमाइश के टिकट हैं वो बेचकर वोट की खेती करना चाहते हैं। और ये तो आप सोचिए कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया। वो कहते हैं कांग्रेस के शहजादे मोदी के आंसू में अपनी खुशी देखते हैं। सर, कांग्रेस के शहजादे मोदी की आंखों में अपनी खुशी नहीं देखते हैं। कांग्रेस के शहजादे ये पहले ही बता देते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। अब आपका एक बच्चा भी बता देगा। आप राहुल गांधी की तरफ जिन्हें शहजादा कहते हैं, वो शहजादा जो है वो आम आदमी के बीच रहता है, आम आदमी की तरह व्यवहार करता है। वो शहजादा मतलब उस ऐसे परिवार में पैदा हुआ जो जहां वो शहजादा बन के रह सकता था, लेकिन उसने धूल और मिट्टी को पसंद किया। उसने आम मतलब लोगों के बीच में जनमानस को पसंद किया। वो आम लोगों के बीच में रहता है। वो भट्टा पार्सल से उद्वेलित होता है, और वो भट्टा पार्सल में जाकर जब आंदोलन करता है तो कॉर्पोरेट उससे नाराज हो जाता है। कॉर्पोरेट उससे नाराज हो जाता है तो वो सीधा सीधा गुजरात वाले भाई जी के पास जाता है कि बोले ये आदमी तो हमारा धंधा चौपट कर देगा, ये तो हमें कमाने नहीं देगा। अब ये जो है आंसू बहाने चाहिए जब किसानों की मौत हुई थी, जब किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, जब किसानों पर गोलियां चलाई जा रही थी, जब किसानों की मतलब सरकार द्वारा हत्या कराई जा रही थी, तब आंसू बहाने चाहिए थे। लेकिन इनके आंसू तब नहीं निकले।
इनके आंसू वोट के लिए निकलते हैं। वोट जो है वो इनका धर्म है, वोट इनका ईमान है। वोट के लिए ये आंसू भी बहाएंगे, वोट के लिए ये कुछ भी करेंगे। और इस तरह से एक झूठा आदमी, एक वो घड़ियाल, तो देखिए उसकी घड़ियाली आंसू कहना तो घड़ियाल की बेइज्जती करना है। इनके आंसू तो बहुत अलग तरीके के आंसू हैं। इनके आंसू कब निकलते हैं? इनके आंसू तब निकलते हैं जब दंगे हो जाते हैं, तो आंसू निकलते हैं। आपने बताया कि मुस्लिम उनके बराबर में रहा करते थे और वो उनका बड़ा आना जाना था, ये था वो था। आज मुस्लिम क्यों याद आ रहे हैं भाई? और ये जानते हुए भी कि आप जिनसे घृणा करते हैं उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप किसको क्या दिखाना चाहते हैं? आप गंगा किनारे आए और गंगा किनारे आके रो दिए, है ना? और माँ गंगा जो है वो भी देख रही है आपके आंसू कैसे हैं। ये इनका ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एक्टरों में से एक हैं। इन्हें ऑस्कर जैसा कोई अवार्ड मिलना चाहिए। इनसे बड़ा एक्टर, इनसे बड़ा ढोंगी, इनसे बड़ा कोई दो मुहा व्यक्ति आप देखेंगे नहीं। ये इनकी है, तो इनके आंसुओं पर हम आंसू बहाएं, ये भी एक हमारे नजर में हमारा गुनाह होगा। प्रेम जी। जी 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 जोशी जी, आप कभी कभी कमाल की बातें करते हैं। आप ऑस्कर देने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, उनकी नाटकीयता के लिए, उनके अभिनय के लिए। शायद आपकी भावना बहुत अच्छी है कि अब अच्छे अभिनय करने वालों को ऑस्कर दिया जाता है, लेकिन जरा सोचिए, जो ऑस्कर ले चुके हैं, जो आगे लेंगे, उनकी भी तो प्रतिष्ठा का थोड़ा ख्याल कीजिए। जी, मैं बस मैंने टिप्पणी कर दी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सर माथे पर, आपने बहुत सही बात की। लेकिन मेरा जो आशय है वो आप समझ रहे हैं क्या है, कि वो एक श्रेष्ठतम अभिनेता हैं। मैं उन तमाम ऑस्कर विजेताओं से क्षमा मांगता हूं सार्वजनिक रूप से कि मैंने मोदी जी की तुलना ऑस्कर से कर दी। और हाँ, ये बिल्कुल मुझे सार्वजनिक रूप से इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए, है ना? आप भी ऐसे पिन चुभाते हैं प्रेम जी कभी कभी के, हंसी भी आती है और आंसू निकलते हैं। मेरे आंसू निकाल दिए आपने। जोशी जी, देखिए, हर बात के दो पहलू होते हैं और दोनों को समझना चाहिए। आपने बहुत एकदम हृदय से एक तुलना की और बहुत सच्चे ढंग से बातों का, लेकिन एक उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है। यही सब बताना तो हमारा काम होता है, यही सब बताने और समझने के लिए तो हम लोग बैठते हैं। तो उस हिसाब से है, आपने बहुत अच्छी तुलना की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जोशी जी कि संजीव कौशिक जी, कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी, एक समय जब गोधरा कांड हुआ था, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जब उनकी सरकार गई थी, कि हमारी सरकार इसलिए गई क्योंकि गुजरात में हमने समय रहते उचित कदम नहीं उठाया। उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी, समझिए, प्रधानमंत्री इसलिए रह गए, मुख्यमंत्री इसलिए रह गए थे क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उनको बचाया था, मुख्यमंत्री पर वीटो लगाया था। लेकिन उन्हीं लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में भेजने से पीछे नहीं रहे थे नरेंद्र मोदी। आडवाणी जी के भी तो आंसू होंगे, किसी कैमरे ने कैद नहीं किया उन आंसुओं को। लेकिन आडवाणी जी की रथ यात्राओं के कारण भी देश में बहुत सारे दंगे हुए थे और बहुत सारे आंसू गिरे थे। उन आंसुओं को भी दिखाया नहीं जा सका। सारी बातें याद करने की जरूरत होती है। आज नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों के साथ मिलकर रहते आए हैं, लेकिन उनकी लगातार जो बातें रही, वो बातें कैसी रही? पहनावे से दंगाइयों को पहचानने लगते थे भाई, कब्रिस्तान और श्मशान कर रहे थे कि कब्रिस्तान के लिए जमीन मिलेगी तो श्मशान के लिए क्यों नहीं मिलेगी।
मॉब लिंचिंग होती रही, वो चुप रहे क्योंकि एक समुदाय विशेष के लोग उसका ज्यादा शिकार हुए। मणिपुर में अस्मत लूटी गई, घर जलाए गए, निर्ममता पूर्वक हत्या हुई, प्रधानमंत्री जी चुप रहे, आंसू दिखे ही नहीं। और हम बहुत सारी चीजें हमारे संजीव जी ने भी याद दिलाई, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। आंसू कभी दिखे नहीं, नोटबंदी की लाइन में भी नहीं दिखे, लोग मरते रहे, किसान आंदोलन में भी नहीं दिखे, लोग मरते रहे, ये आंसू नहीं दिखे। आंसू कब दिख रहे हैं? दिखाए जा रहे हैं जब उनको वोट लेने का वक्त है। क्या वोट लेने के लिए आंसू दिखाना जरूरी होता है? क्या आंसू दिखाकर हम वोट हासिल करें? और ये सही है? खैर, हम सही और गलत की अपेक्षा उनसे क्या करें। लेकिन एक बात जरूर है कि राहुल गांधी की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण रही। वो पहले से भाप गए थे नरेंद्र मोदी के बारे में कि ये रोएंगे, जरूर रोएंगे, और वो सच निकली। राहुल गांधी ने तो जो बातें कही आज तक सब सच निकली। कोरोना के प्रति आगाह किया, नहीं माने। वैक्सीन को लेकर के उन्होंने पहले ही कहा कि दुनिया वैक्सीन पर काम कर रहा है, हमारा देश नहीं कर रहा, हम पिछड़ गए हैं, हमारा देश सही समय पर काम नहीं किया। आनंद फानन में जो काम किया, कोविशील्ड दूसरे का बनाया हुआ को अपने यहाँ प्रोडक्शन देके 52 करोड़ रुपया पैसा लेकर के 52 करोड़ रुपया लेकर के उसको हरी झंडी दी और देश को खून के आंसू रुलाए। आज हम सब डरे हुए, मैंने भी कोविशील्ड ले रखा है, भाई किसको कहां कब हार्ट अटैक आ जा रहा पता ही नहीं है। युवा लोग, बच्चे लोग भी मर रहे हैं। ये आंसुओं के कारण बन गए। एक के बाद एक घटनाएं घटती रही। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी में लाइन में लगे लोगों की मौत हुई, कभी आंसू पोंछने नहीं गए, आंसुओं को उन्होंने बड़े मजे से देखा। तो अभी कौशिक जी चले गए हैं स्क्रीन से, मैं हरिशंकर जोशी जी आपके पास आना चाहता हूं एक बार फिर कि ये आंसू चुनाव में क्या नतीजे देने वाले हैं। एक्शन होगा कि रिएक्शन होगा? रिएक्शन होगा तो क्या केमिकल रिएक्शन होगा, ज्योमेट्रिक रिएक्शन होगा, या अर्थमेटिक रिएक्शन होगा? माने आप समझ रहे हैं, अर्थमेटिक रिएक्शन 1 गुना 2 होगा, 3 होगा, 1 2 3 होगा, या 1 2 4 8 16 32 के हिसाब से होगा, या मल्टीपल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, क्या होगा हरिशंकर जोशी जी? आवाज नहीं आ रही सर, म्यूट है। मैंने म्यूट कर लिया था और फिर मैं बोलना भूल गया। और संजीव जी नमस्कार, आपका स्वागत है जी, आप आए हमारे शो में। तो सर आंसू जो है वो पिछले 10 साल में आंसू ही नहीं, उनकी हंसी, उनकी आंसू, उनके संवाद, उनके भाव भंगिमाएं, इसको जनता का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छे से समझ चुका है। तो आप कह रहे हैं कि इसका क्या असर होगा? देखिए, इन आंसुओं को जनता बखूबी समझती है, लेकिन फिर भी उन्हें भरोसा है कि मेरी एक्टिंग देखकर ही मुझे वोट जनता दे देगी, एक बार फिर बहकावे में आ जाएगी। और ये तो देखिए, हम तो ये कहते हैं कि रोज अच्छे नहीं लगते आंसू, खास मौकों पे मजा देते हैं। तो वो मतलब खास मौकों पर ही रोते हैं और खास मौकों पर ही वो अपनी ऑडियंस को मजा देते हैं। वो जब आंसू गिराते हैं तो पब्लिक को देखिए जो सामने होती है वो रो नहीं रही होती है, उसके चेहरे पे भी खिलखिलाहट होती है, मुस्कुराहट होती है। वो ये देख रही होती है कि वाह क्या बात है, मोदी जी रोए। तो ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन आप देखिए, नेता जो है यानी नेता एक ही है, बाकी सब नेता भी और अभिनेता भी एक ही हैं। ये अपने आंसुओं की कीमत वसूलना चाहते हैं। इनके अंदर ना नकली आंसुओं का भंडार भरा हुआ है।
और ये कोई आफत आई, उन्होंने आंसुओं का एक बटन होता है वो दबा दिया, आंसू झरझर बहने लगे। तो राहुल गांधी ने तो पहले ही बता दिया था कि अब इनके आंसुओं का बटन जो है वो दबने वाला है, और वही हुआ। उन्होंने आंसुओं का बटन दबाया, आंसुओं का भंडार अंदर रहता है, वो खटाखट 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 तो आंसू गिरने लगे। राहुल गांधी तो खटाखट 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 लोगों को कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया या ये हमारी गारंटी खटाखट आएगी, और ये खटाखट 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 आंसू बहा रहे हैं। तो सारा देश जो है ये चाहते हैं तरल हो जाए, सारा देश तरल हो जाए, मरने वाले भी अपना मरने का गम भूल जाए। हालांकि मरने वालों को ये नहीं मालूम होता है कि वो तो मर चुका, उसका क्या गम है, लेकिन मरने वालों के अपने जो हैं वो भी मरने वाले को ना याद करें, वो सिर्फ मोदी जी को याद करें, सारा देश तरल हो जाए, ये अपने सारे गम भूल जाए। तो ये इनका जो है वही है कि जनता का मरना सार्थक हो जाए और मेरे आंसू जो हैं मुझे वोट दे जाएं। ये आंसुओं की टंकी इनकी हमेशा फुल रहती है। इन फुल आंसुओं की टंकी में आप कभी भी बटन ये दबाएंगे, आपके पास बटन नहीं है उसका, इनके पास बटन है, ये बटन दबाएंगे और आंसू बहने लगेंगे। कोई इनके पैर छुएगा तो बड़े प्रहसन से करेंगे, गरीब का बेटा हूं मैं, मेरी गरीबी बर्दाश्त नहीं होती है। अरे साहब कैसे गरीब के बेटे हो आप आपका जो ड्रेसअप है वो पूरी दुनिया जानती है, उसे हमें अब बखान करने की जरूरत नहीं है। उस लाखों रुपए और करोड़ रुपए की जो ड्रेस और घड़ी और सब मिलाकर आप रोजाना दिन में 10-10 बार बदलते हैं। तो आप मैं गरीबी में जिया हूं, तो आप अगर गरीबी में जिए हैं, मान लो आप जो कह रहे हैं वो सच है, तो अब आपकी हसरतें ऊपर आ गई हैं कि आप जिस गुर्बत में जिए अब उसका पूरा सुख भोग लेना चाहते हैं। अब आप पूरी दुनिया घूम लेना चाहते हैं। ये ऐसा सुनहरा मौका मिला है, 10 साल में पूरी दुनिया की परिक्रमा कर ली कई बार मोदी जी ने। अपना पूरा उन्होंने जीवन शैली जिस तरीके का लग्जरी उन्होंने जिया है, उसमें जनता के लिए तो सिर्फ आंसू हैं और उनके लिए खुशियां ही खुशियां हैं, खुशियां ही खुशियां हैं। और राहुल गांधी ने कह दिया है टकाटक 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 टकाटक। तो प्रेम जी आप भी करिए अब टकाटक टकाटक टकाटक। देखिए हमारे दर्शक ने लिखा, मैं कौशिक जी आपकी और मुखातिब हूं, हमारे दर्शक ने लिखा कि प्रेम जी प्रियंका के आंसू देखिए आप रो पड़ेंगे। अशोक जी लिख रहे हैं, अशोक शर्मा जी। देखिए प्रियंका गांधी के तो आंसू देखकर लोगों को आंसू आते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जब उन क्षणों को बयां करती है कि जब उनके पिताजी शहीद हुए उसके बाद क्या माहौल था, एक बेटी की भावना क्या थी, एक पत्नी की किस तरीके से जी और किस तरीके से उन बातों को सार्वजनिक नहीं किया उन्होंने। और आज कई साल बाद, बल्कि 90 से लेके दशक से आज जोड़िए 3 दशक बाद, जब उन बातों को सार्वजनिक कर रही तो हम 3 दशक बाद की दुनिया में चले जाते हैं और उस दुनिया में जाकर के हमारे आंसू गिरने लगते हैं। ये आज के लिए आंसू नहीं है, ये आंसू राजीव गांधी की शहादत और उसके परिवार की कुर्बानी से जुड़े हैं। लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि नेता का बेटा तो नेता होता है, नेता की बेटी तो नेता हो जाती है, लेकिन एक नेता के परिवार को क्या भुगतना पड़ता है ये भी देखना होता है। एक जवान जो सेना में या पुलिस में भी ड्यूटी पर काम करते हुए जो शहीद होता है, तो उनके परिवार को क्या भुगतना पड़ता है ये भी हमें सोचना पड़ता है। ऐसे ही केवल विरासत केवल खुशियों की नहीं होती है, विरासत आंसुओं की भी होती है, विरासत गम की भी होती है। ये चीज, इस चीज का एहसास जब प्रियंका गांधी बोलती हैं तो हम उसका एहसास करते हैं, और जितना एहसास करते हैं उतना वो आंसुओं में दिखता है, प्रकट होता है। तो संजीव कौशिक जी,
हम आपके पास इस बात को लेकर आना चाहते हैं कि ये जो राजनीति है देश में अभी जो चल रही है, वोट मांगने की राजनीति, जनता को विश्वास दिलाने के लिए क्या जरूरी है? कैसे जनता एक नेता पर भरोसा करे? क्या आंसुओं पर भरोसा करे, उम्मीदों पर भरोसा करे, किस क्रेडिबिलिटी को देख करके ही ये तय होगा कि भरोसा किया जाए कि नहीं किया जाए? भरोसा तो 2014 में भी किया था संजीव को, बहुत उम्मीद से किया था। 2019 में भी दोहराया, चलो 5 साल में हमने शायद आपको कम मौका दिया, एक और मौका देते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी 5 साल का हिसाब न दे सके, 10 साल का हिसाब न दे सके, ये 2047 का हिसाब देंगे ऐसा कह रहे हैं। तो 2047 तक इनके आंसुओं पर भरोसा किया जाए क्या संजीव कौशिक जी? प्रेम कुमार जी, बचपन में जब हम लोग क्लास करने जाते थे, छोटे बच्चे थे उस समय, तो गांव देहात में उस समय न स्कूल में वो बेंच हुआ करता था, न टेबल हुआ करता था। गांव में वो जो बोरा होता है, वो बोरा लेके बच्चे जाते थे स्कूल में। मिडिल स्कूल हुआ करता था देहात में, बोरा लेके हम लोग जाते थे। कई बार इंग्लिश का या मैथ का कोई सब्जेक्ट हम लोगों को दिया जाता था कि होमवर्क पूरा करके लाना है, और जिस दिन पूरा करके नहीं आते थे उस दिन सारा नौटंकी क्लास में हम लोग खेल जाते थे। किसी का पेट दर्द करने लगता था, किसी को उल्टी होने लगती थी, किसी को उसी समय सर दर्द करने लगता था, कोई पछाड़ खा के दिखता था, और मास्टर सारी बात समझता था कि ये कर क्या रहा है। ये मूल बात यह है कि अपना होमवर्क इसने पूरा नहीं किया। और आज भी वही खेल चल रहा है। देश की जनता बहुत भावुक है, लेकिन वो समझती सब कुछ है, और उसी के भावनाओं से खेलने का ये प्रयास है, और ये कोशिश लगातार जारी है। क्योंकि 4 चरणों का ये जो मतदान हुआ है, उस 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कौशिक जी आपने एग्जाम्पल इतना शानदार दिया है ना कि मुझे बीच में टोकना पड़ रहा है। बहुत शानदार उदाहरण दिया है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ उदाहरण है, और सब लोग इस पूरे प्रपंच को समझ गया है। क्योंकि स्टूडेंट जो बाल मन होता है वो तो प्रपंच करता है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री प्रपंच कर रहा है कि उसने होमवर्क नहीं किया है। ये आपने बहुत शानदार अभिव्यक्ति दी है। मुझे लगता है सभी दर्शकों को बहुत स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर तरीके से आंसुओं का मतलब समझ में आ गया होगा प्रधानमंत्री जी का। जी। और पिछले 4 चरणों में जो मतदान हुए हैं, उस मतदान में भारतीय जनता पार्टी की जो रिपोर्टें आई हैं वो बेहतर नहीं है, और जमीन नीचे से खिसकती हुई दिखाई दे रही है। मैंने कहा था कि ये 4 चरणों तक आते आते अब ये आंसू वाले तो सारे लोग, राहुल गांधी जी ने भी ये बात कही, लेकिन सारे लोग समझते थे कि ये भी उनका एक हथियार है। वो हिंदू मुसलमान भी करेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे, भारत पाकिस्तान भी करेंगे, अंत में यहाँ आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इससे पहले का ट्रैक रिकॉर्ड उनका रहा है। तो सब लोग समझ रहे थे। अब जब लोग जो समझ रहे थे वही बात सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पर ये और ज्यादा भावनात्मक ना होकर के हास्य का विषय बन गया। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो 4 चरणों से रिजल्ट आए, उसके बाद में इस तरह से कुछ करना, चाहे वो काशी में कल परसों शाम से लेकर के कल दिन भर में जो नामांकन में जो लोगों का भीड़ और हुजूम दिखाई दिया वो हो, या देश के प्रधानमंत्री जी डटे हुए और शाम तक जो इंटरव्यू लगातार चलता रहा तमाम टीवी चैनलों पर। अब ये भावनात्मक खेल बाकी रह गया था, जिसमें लोगों को, चूंकि मैंने कहा कि हिंदुस्तान के लोग बड़े भावुक होते हैं, वो सारी चीजें भूल जाते हैं। किसने कब क्या कहा है, आप किसी के पीठ में खंजर भोंक दीजिए, लेकिन हॉस्पिटल में यदि वो बीमार है और चले जाइए पूरे परिवार के साथ कि गलती हो गई है, एक बार गलती तो कोई माफ कर देता है, तो वो व्यक्ति माफ कर देता है। उसको लगता है कि नहीं, इसने खंजर भोंका तो भोंका, जाने दो, इसको माफ करो। तो हम लोग बहुत भावुक है भावनात्मक स्तर पे। अब वो भावनाओं से खेलने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा लगाव क्या है, हमारा जुड़ाव क्या है। 75 साल की खुद की उम्र है, और 70 साल के लोगों को अपना समझा रहे हैं कि आपका बेटा आपके सामने खड़ा है, आपके सुख दुख में भागीदार बन रहा है। तो कभी कभी लोग भी मुस्कुराने लगते हैं कि मेरी उम्र 70 साल, इनकी उम्र 75 साल, और हमारा ही बेटा खुद को बता रहे हैं। तो वो सब जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसमें वो माहिर है, लोगों को जोड़ने में माहिर है, लोगों के भावनाओं से खेलने में माहिर है, शब्दों की बाजीगरी करते हैं वो, कैमरे का इस्तेमाल करना वो जानते हैं खूब कि कैमरे को किस तरह से इस्तेमाल करना हो। चुनाव आयोग को धता दिखाने की काबिलियत है उनमें। वो एक ही समय में अलग स्टेट में, बगल के स्टेट में यदि चुनाव चल रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन होता हो, तो बगल के स्टेट में वो प्रचार कर रहे होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री हैं, कुछ बोल रहे हैं तो सारे देश के चैनल वाले काटेंगे ही काटेंगे उसका वो शो, और जाएगा ही जाएगा। तो वो सब कुछ करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ताकतवर,
दो लोगों की जोड़ी जो है वो इतनी महत्वपूर्ण कि अब तो यूपी वाले भी खौफ खाने लगे हैं कि शायद सचमुच में योगी जी का रास्ता न रास्ते से योगी जी को न हटा दिया जाए। जैसा अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही हैं, कई लोग तो नए सिरे से सोचने लगे हैं कि सचमुच में तमाम भारतीय जनता पार्टी के उन कद्दावर नेताओं को कैसे उन्होंने साइडलाइन किया। अपने दो लोगों के लिए वो मार्ग प्रशस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं और संभव है कि आने वाले दिनों में भी वो कुछ लोग जो उनके आंखों में कांटे के जैसे रिलेशन जो बहुत ज्यादा भविष्य के लिए भी वर्तमान के लिए भी, क्या लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं? अभी तक केवल समझ पा रहे हैं हिंदुस्तान की सारी जनता ये बात। शायद मेरा वीडियो चला गया है। आवाज जा रही है क्या प्रेम कुमार जी आप तक? करीब हाँ, आ रही है आपकी आवाज आ रही है। आवाज जी, हाँ शायद वीडियो चला गया था। तो वो उनकी एक कोशिश है कि शायद कुछ बदलाव हो, लेकिन देश की जनता समझ रही है कि इसके निहितार्थ क्या है। मैंने कहा कि भावुक है लेकिन मूर्ख नहीं है। वो भली भांति हर एक स्टेप को देख रही है और बड़े गंभीरता के साथ देख रही है। उसको पता है कि उसके लिए बेहतर काम यदि क्या है। इन लोगों ने जो वादे किए हैं, मैं तो बार बार कहता हूं कि जी कौशिक जी, आपने जिक्र किया योगी आदित्यनाथ का, और इसलिए मैंने तुरंत वो विजुअल क्लिक किया और वो प्ले हो गया। मैं एक बार फिर प्ले करना चाहता हूँ। ये विजुअल मैं क्यों दिखा रहा हूँ? नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ चौखट पर बैठे हुए हैं। इस पर गौर कीजिएगा। नरेंद्र मोदी अपने बगल में किसी को बैठने नहीं देते, कैमरा शेयर करने नहीं देते, तो योगी भी कुछ कम नहीं है। कैमरा वो भी छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन उनके पीछे कहाँ बैठे हैं? चौखट पर बैठे हैं। तो चौखट पर बैठा दिया है मोदी जी ने, योगी जी को चौखट पर बैठा दिया है। आप जो कह रहे हैं ना कि अगर मैंने उनकी मंशा क्या है, चौखट से बाहर निकालने की मंशा है, तो चौखट पर बैठा दिया। इस दृश्य को थोड़ा सा आनंद लीजिए। आप योगी जी स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तिस्त्वया विनाशाख्या पुण्यकल्याणवृद्धिदा विनायकप्रिया नित्यं त्वं च सत्ति ब्रुवन्तु नः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः। चलिए, हमारा मकसद बस यही दिखाना था कि मोदी जी ने योगी जी को चौखट पर बैठा दिया है। जी जोशी जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या आवश्यकता? देखिए, एक लाइन में टिप्पणी कर रहा हूं कि मोदी जी ने योगी को चौखट पर बिठा दिया है मंदिर में अपने साथ जब वो थे, लेकिन चुनावों में योगी जी ने मोदी जी को चौखट पर बिठा रखा है। वो बाहर से खूब मतलब प्रचार कर रहे हैं, और जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा कि योगी जी ने किसे चौखट पर बिठाया, मोदी जी ने किसे चौखट पर बिठाया। असल में कौन चौखट पर बैठा? चौखट पर देखिए, कोई भी किसी से कमतर नहीं होता, और उतने बड़े मटके तो स्वामी भी नहीं है जितने मोदी जी, जितने बड़े मटके योगी जी हैं। तो आप ये वक्त की बात है, वक्त बहुत सिकंदर होता है सर। और ये बहाते रहे आंसू, किसी भी तरह के आंसू बहाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुनव्वर राणा ने लिखा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना। तो सर, ये आंखों का समुंदर जो है वो जनता की आंखों में है, मोदी जी की आंखों में नहीं है। जो जनता की आंखों में आंसू है वो आंखों का समुंदर है। इतने आवाम परेशान है, हर आदमी परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से और तरह तरह के परेशानियों से। तो वो निश्चित तौर पर आंखों का समंदर अब जनता में है, और आंखों का समंदर जनता की आंखों में जो है वो अब मोदी जी को टाटा बाय बाय वाली स्थिति में ले जाना चाहता है। जी प्रेम जी, माफी चाहूंगा इंटरप्ट करने के लिए। नहीं, आपने तो सही समय पर प्रवेश किया इस विषय में। प्रश्न तो आप ही के लिए था। अब देखिए, थोड़ा सा और बढ़ाता हूं बात को कि नरेंद्र मोदी जी का जो मुसलमानों का प्रेम है, मुसलमानों के लिए जो प्रेम रहा है अब तक, वो प्रेम चुनाव के दौरान दिख रहा है। पुलिस वालों के ज़हन से दिख रहा है, उसके व्यवहार से दिख रहा है, उम्मीदवार के व्यवहार से दिख रहा है। बुर्का उठा करके वो प्रेम दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं।
तो वो प्रेम तो दिख रहा है जोशी जी। तो हम मुसलमान से पहले भी प्यार करते थे, आज भी प्यार करते, मुसलमान से प्यार तो मोदी जी का दिख रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? छोटी सी टिप्पणी, फिर थोड़ा सा विषयांतर भी करेंगे जी। देखिए, मुसलमानों से प्यार दिख रहा है, मुझे तो इंसानों से ही प्यार नहीं दिखता। अगर इंसानों से प्यार होता, देखिए मुसलमान तो बात की बात है, मुसलमानों से उन्हें नफरत है, प्यार है, जो भी है वो एक अलग है, लेकिन इंसानों से तो प्यार हो, उन्हें तो इंसानों से भी प्यार नहीं दिखता। वो सिर्फ अपने से और खुद से प्यार करते हैं, इसके अलावा दुनिया में किसी से प्यार नहीं करते हैं। अगर करते होते, अगर उनकी नजर में किसी के प्रति सम्मान होता तो सबसे पहले अपने पत्नी के प्रति सम्मान होता। लेकिन मैं क्या कहूं, बार बार अपनी जुबान क्यों गंदी करूं मैं, है ना। तो अगर उन्हें प्यार होता तो उसके बाद दलितों से प्यार होता, तो उनके उसके बाद उन्हें प्यार होता तो बहुत लोगों, लेकिन ये लोग दलित, स्त्री और इन लोगों को त्याज्य समझते हैं। इनके जो संस्कार हैं, इनकी जो मदर संस्था है, मातृ संगठन है, उसमें ये चीजें जो हैं वो त्याज्य हैं। उसके ये अगर रो रहे हैं तो ये अनायास नहीं रो रहे हैं, ये सायास रो रहे हैं, बटन दबा कर रो रहे हैं। और इनके रोने को अब जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है, ना आ रही है। मतदान में जो ट्रेंड देखा जा रहा है उसमें सिवाय उनके जो 1947 से इनकी भक्ति में लीन है, उनके अलावा बहुत ज्यादा अब संख्या नहीं रह गई है। एक समय था जब प्रेम जी हम ट्विटर पर या हम किसी भी सोशल मीडिया पर एक लाइन मोदी जी के खिलाफ या कोई उनकी नीतियों के खिलाफ, हमें व्यक्ति से तो हमारी कोई खिलाफत है ही नहीं है, लेकिन नीतियों के खिलाफ हम लिख देते थे तो कम से कम एक बर्र के छत्ते की तरीके से लोग आ जाते थे और गाली गलौज तक करते थे। आज वो स्थिति नहीं है। वो लोग कहाँ गए अचानक, जो मोदी जी के लिए दूसरे को गाली देने को तैयार हो जाते थे, लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, आर्ग्यूमेंट के लिए तैयार हो जाते थे, अब वो लोग आपको सोशल मीडिया पर न के बराबर दिखाई देते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि मोदी जी का जो जहाज चढ़ा था उसमें अब फ्यूल कम हो गया है और वो नीचे की तरफ आ रहा है। जी प्रेम जी। जोशी जी, देखिए किरण जी ने एक प्रतिक्रिया दी है, जब मैं जिक्र कर रहा था हमारी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया कि गुजरात में सीएम था तभी आडवाणी बाला साहब ठाकरे से पूछा क्या करना, तो बाला साहब ठाकरे ने सीएम रहने दो बोले, नहीं तो गुजरात हाथ से निकल जाएगा, और फेंकू ने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ा। ये जो किरण जी लिख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात लिख रहे हैं। भाई आडवाणी जी जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री के पद पर बनाए रखा, उनको उन्होंने साइड लगाया, मार्गदर्शक टोली में भेजा, और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जो बाला साहब ठाकरे जी के बेटे हैं उनकी पार्टी को दो हिस्सों में तोड़ दिया। ये इन दोनों ने ही नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचाई थी, ये बात वो कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा विषयांतर करना चाह रहा हूं और एक दृश्य दिखाना चाह रहा हूं कि अनुप्रिया पटेल बीजेपी के एलाइड हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही हैं। उनके चुनाव में भीड़ का आलम क्या है वो मैं आपको दिखा रहा। 340 करोड़ का रामपुर घाट का पुल हो, ये सारा पुलों की सोच, ये सिंघाड़ा घाट हो, हर जगह जंग के कारण हमारा जनपद इन 10 वर्षों में सुगम बना है। ये अनुप्रिया पटेल जी की सभा का हाल है। वो स्वयं भाषण कर रही हैं और पूरी कुर्सियां गवाही दे रही, खाली कुर्सियां, और ये नजारा दिख रहा है, लगातार दिख रहा है। अमित शाह को भी अपनी रैली में महिलाओं को पैसे देकर बुलाना पड़ रहा है, और इस बात का खुलासा करने पर पत्रकार को मारा पीटा जा रहा है, ताकि बनारस में अगर महिलाओं को या पुरुषों को भी पैसे देकर बुलाया जाए तो उसकी कवरेज कोई ना करे,
उसके बाद वाकई किसी की हिम्मत ही ना हुई कि बनारस में कवरेज करे कि भैया बताओ कितने पैसे मिले आने के, ये पूछने की हिम्मत ही ना हुई, सबक पहले सिखा दिया गया। तो ये हालात भी हैं। कौशिक जी, इस पर एक टिप्पणी करें। इससे पहले एक और व्यूज में विजुअल आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी उत्तर प्रदेश का है और हमारे मोहन यादव जी मध्य प्रदेश से आए उत्तर प्रदेश में वोट मांगने के लिए। सोचे कि मोहन यादव को बुला लेंगे तो अखिलेश यादव को काट की काट हो जाएगी। अब अखिलेश यादव की काट कैसे कर रहे हैं मोहन यादव जी, इस दृश्य को देखना बहुत है। कई बातें दृश्य बता देते हैं, उसको हम बयान नहीं भी करें पब्लिक को समझ में आ जाती कि दृश्य क्या है। आप दृश्य देखिए। कौशिक जी, दृश्य तो बहुत कुछ कह रहा है। अकेले गाड़ी में जा रहे हैं, चारों तरफ हाथ हिला रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं। किस पर फूल बरसा रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हालात हैं उत्तर प्रदेश के। अनुप्रिया पटेल का हमने दिखाया, मोहन यादव की रोड शो दिखाई। अब आप क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश का माहौल? प्रेम कुमार जी मोदी जी के चेले हैं। मोदी जी जब फाइटर प्लेन में अकेले बैठ के जा रहे होते हैं तो ऊपर से भी हाथ हिला देते हैं, वो हवाई जहाज से भी हाथ हिला देते हैं, हेलीकॉप्टर से भी हाथ हिला देते हैं नीचे की तरफ। जहां लोग नहीं होते हैं उधर भी हाथ हिला देते हैं। तो ये भी हाथ हिला रहे हैं। यादव जी को लाया ही इसी उद्देश्य से गया था कि वो उत्तर प्रदेश को भी साधेंगे, बिहार को भी साधेंगे। लेकिन यादव जी की क्या दुर्गति है वो सामने दिखाई दे रहा है। कितने लोग यादव जी को जानने वाले हैं, या इस यादव को कितना उस यादव से तुलना करके लोग देख रहे हैं वो सामने दिखाई दे रहा है। जो लोग जाति व्यवस्था में यकीन नहीं करते, जो लोग गरीबी जाति बताते हैं, वो लोग जाति के नाम पर किस तरह की राजनीति करते हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। कथनी और करनी में यही अंतर। देश की जनता ने सचमुच में बड़े यकीन के साथ इस पार्टी को या मोदी जी को वोट दिया था, और एक बार नहीं 2-2 बार वोट दिया था। सचमुच में ये जो कह रहे थे वो बाकी लोगों से अलग कह रहे थे। यदि वो अलग जो कह रहे थे वो यदि वो करते तो निश्चित तौर पे प्यार और सम्मान बना देता। लेकिन बिल्कुल फर्जी बातें इन्होंने केवल और केवल एक ऐसी हवस कि विश्व में सबसे बड़ी पार्टी हमारी बन जाए, सबसे धनवान हम लोग बन जाए, सबसे मजबूत हम बन जाए, सामने एकल प्रणाली विकसित हो जाए पूरे हिंदुस्तान में। जो देश और जो इलेक्शन कमीशन एक छोटे से स्टेट को 3 चरणों में निपटाने की कुवत नहीं रखता हो, वो 4 चरणों में निपटाता हो मतदान में, वो कह रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में एक बार में ही करा देंगे, हम चुनाव करा देंगे। एक नेता और एक देश की बात, ये भी लगातार, हालांकि किसी राजनेता ने ही ये बात कही है, लेकिन धीरे धीरे दिखाई दे रहा है कि कोशिश तो है, अब हो या ना हो ये अलग बात है। तो जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान पर उन लोगों ने कब्जा करने का प्रयास किया है, लोगों को ये बात समझ में आ गई है। वोटरों को मैं तो लगातार ये बात कहता चला आया हूँ कि उनके वोटरों को भी ये बात समझ में आ गई है कि इस बार यदि इनको हमने फिर दोबारा कुर्सी पर बैठाया तो अगली बार मेरी भी इनको जरूरत नहीं रहेगी। ये इतने मजबूत और कद्दावर हो जाएंगे और मेरी भी नहीं सुनेंगे और सुनते भी नहीं। जो लोग, जो मीडिया की स्थिति है आज के डेट में, यदि आप नजर उठा के देख लेंगे तो जिन लोगों ने इनके कसीदे जितने काढ़े हैं पिछले 10 वर्षों में, आज उनकी स्थिति क्या है। और उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो चाह के भी रास्ता बदलने का प्रयास करते हैं तो लोग उनको खींच के उसी रास्ते पे ला जाते हैं, उल्टे ट्रोल हो जाते हैं। उस चैनल की क्या स्थिति हो गई है, क्या हश्र है। तो नफरती गैंग के लोगों का ये हश्र होना ही था, चाहे वो राजनीति में हो चाहे मीडिया में हो। झूठ परोसने वाले लोग, मीडिया ने भी अपना कर्तव्य नहीं निभाया और राजनेता ने तो नहीं निभाया, वो तो साफ दिख रहा है। तो उसके दुष्परिणाम तो सामने आने ही थे। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले 3 चरणों के जो मतदान बाकी रह गए हैं, क्या सचमुच में नरेंद्र मोदी के इस तरह के स्वांग का उन पे कुछ असर पड़ता है। सचमुच में वो उनके साथ साथ रो पड़ते हैं और घरों से निकल पड़ते हैं लगातार। यदि सचमुच में ये कनेक्ट कर रहा हो, इनके आंसुओं से वो कनेक्ट कर रहे हो, तब तो सैलाब अगले 3 चरणों में पोलिंग बूथों में दिखना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आंखों में आंसू भर करके हमें याद कर रहे हैं। नहीं तो जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं
विदाई के वक्त भी आप गांव देहात में देखते होंगे कि महिलाएं जब विदाई होती है तो उस समय भी चिघार मार के रोती हैं वो। तो हो सकता है कि एक वो भी आंसू, लेकिन अब इस पे कितना चर्चा किया जाए, अब देखते हैं आने वाले दिनों में। 3 चरणों के चुनाव में काफी हद तक ये बात क्लियर हो जानी है। हो तो पहले से ही गई है, लेकिन सचमुच में सम्मानजनक रहते हैं या बड़े बेआबरू होकर पीछे से निकलते हैं, ये बात तय हो जाएगा अगले 3 चरणों के चुनाव में। कोशिश है प्रधानमंत्री जी की, बाकी देखते हैं प्रेम कुमार जी क्या होता है। जी जी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि थोड़ी देर पहले रामचंद्र राव जी ने एक कंट्रीब्यूशन दिया यूट्यूब चैनल के लिए हमारे पर, और उन्होंने लिखा कि प्लीज एक्सेप्ट माय स्मॉल कंट्रीब्यूशन एंड प्लीज डोंट थैंक मी, यू आर डूइंग ग्रेट सर्विस टू द नेशन एंड बीइंग द रियल फोर्थ पिलर। और आप ये कह रहे हैं कि हम आपका आभार न जताएं, आपकी बात का हम मान रखते हैं, लेकिन एक बात कहना जरूरी है कि आप देखते होंगे कि हम आपके सामने स्क्रीन पर हैं तो कोई प्रॉपर लाइट नहीं है, ढंग का कैमरा नहीं है, तमाम चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपसे बात करते हैं, हम भी जज्बा नहीं खोते, आप भी जज्बा नहीं खोते। अभी इसी बात की चर्चा हमने अपने मित्र अशोक भारती जी से की थी कि हमें कैमरे वगैरह नहीं है, तो उन्होंने कहा हमारे पास कैमरा है, आप ले जाइए, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और कल ही हम कैमरा लेकर उनके पास आए हैं। जाहिर बात है कि 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास नहीं है कि कैमरा हम लाएं, तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन है कि हमारे मित्र हमारी बात सुन करके समझ करके कि भाई स्क्रीन इतना अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, इस पर चर्चा करते हुए जब उनको लगा कि जिनके पास कैमरा नहीं है तो उन्होंने ऑफर किया कि आप हमारा कैमरा ले आइए, और मैं लेकर आया हूं, तो उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, ये नहीं है वो नहीं, अब उसका इंतजाम करूंगा तब हमारा स्क्रीन थोड़ा बेटर होगा। तो ये सबके कंट्रीब्यूशन से ही हो रहा है। ये भी एक तरह से जैसे पब्लिक देश का चुनाव लड़ रही है ना, तो पब्लिक हमारा डिबेट भी करा रही है, ये भी समझिए, वरना ये डिबेट भी मुश्किल नहीं हो पाता। सबके सहयोग से कोई हमें कैमरा दे रहा है, कोई हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तभी तो हम कर पा रहे हैं। तो ये बात बिना आभार जताते हुए, और आप सबका, दर्शकों का इस बात के लिए आभार कि नियमित रूप से जुड़ते हैं, हमसे बातचीत को गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं। और हरिशंकर जोशी जी, संजीव कौशिक जी जो निःशुल्क सेवा कर रहे हैं सबकी, मैं भी उसमें शामिल हूं, और ये सारी चीजें जो आप हमारे दर्शक भी, वो निःशुल्क ही तो इसमें पार्टिसिपेशन है, उनको भी क्या जरूरी है यहाँ वक्त जाया करने की, लेकिन यह पार्टिसिपेशन जागरूकता पैदा करने के लिए है, आपस में सौहार्द और मजबूती के लिए है, देश को इकट्ठा कर रखने के लिए, बचाए रखने के लिए। सोद्देश्य है, उद्देश्य के साथ हम बैठते हैं, हम निरुद्देश्य नहीं बैठते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, हरिशंकर जोशी जी, संजीव कौशिक जी और तमाम दर्शक, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।